आइए देखते हैं, मजा आएगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। प्रदीप भंडारी जी से एक सवाल है। इन्होंने कहा हमारा डेटा बताता है कि 70% हिंदुओं ने बीजेपी के लिए वोट किया है। हाल ही में हमने सुना कुछ पोलस्टर्स ने ये कहा कि वहां 70% लोग तो अपनी बात ही नहीं बता रहे हैं। तो मुझे ये नहीं समझ में आया कि ये क्या दुविधा है। सर, जब 2014 में भाजपा आई थी तब इस संकल्प के साथ आई थी कि वो देश में बदलाव करेगी। 2019 में जनता का वो जो विश्वास है वो टूटा, थोड़ा डगमगाया। पर 2024 में बात ये होने लगी है जनता के बीच में कि भाजपा के सब बेकार है पर भाजपा सबसे कम बेकार है। सर, ये जो धारणा है, इससे आप बंगाल में इलेक्शंस कैसे जीत सकते हैं? और जब इतना जो है हर चीज को रिलीजियस एंगल देने की कोशिश की जाती है, अगर तृणमूल कांग्रेस जो है रिलीजियस एंगल दे रही है, तो क्यों भाजपा भी उसी एंगल से जा रही है? आप सबकी पार्टी बनिए ना, आप सिर्फ हिंदुओं की पार्टी के वोट। आपने बात की कि हिंदू के वोट मिलेंगे, तो अयोध्या में क्यों हार गए आप लोग? अगर हिंदुओं के वोट मिलते हैं आपको तो। A few moments later. मालिक वो देखो। सवाल यह है कि क्या पश्चिम बंगाल की जनता ममता बनर्जी को हरा सकती है? बिल्कुल, पश्चिम बंगाल की जनता ममता बनर्जी को हरा सकती है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ममता बनर्जी को हरा सकती है। सेंटिमेंट, हिस्टोरिकल डेटा और कॉमन सेंस के आधार पर बताऊंगा। सेंटिमेंट, पश्चिम बंगाल के अंदर पिछले 104 स्पीचेस में ममता बनर्जी ने अपनी एक भी स्पीच में अपना रिपोर्ट कार्ड नहीं दिया कि 15 साल में ममता बनर्जी ने क्या किया, क्योंकि उनको पता है 15 साल में आरजी कार की विक्टिम, 15 साल में ममता बनर्जी कहती कि पश्चिम बंगाल की महिला घर के बाहर रात को 8 बजे के बाहर नहीं निकल सकती। 40 लाख से युवा बंगाल के छोड़ के जा चुके क्योंकि उनको चाकरी नहीं मिली। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। और जो पश्चिम बंगाल पहले 30% देश के आर्थिक आय में कंट्रीब्यूट करता था, वो सिर्फ 3% कंट्रीब्यूट करता है। इन सब के विरोध पश्चिम बंगाल की जनता तृणमूल कांग्रेस की गुंडागर्दी के खिलाफ खड़ी है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। जहां तक बात है, हम बहुत अच्छे से सुन रहे थे, बहुत बड़े प्रवक्ता हैं। अब इन्होंने बहुत सारे आंकड़े दिखाए, जनता इनके साथ है। तो जो 27-28 लाख जनता का जिन्होंने वोट काट दिया एसआईआर में, आपकी उसमें क्या टिप्पणी है? आपने कितने लोगों के फॉर्म भराए? कितने लोगों की इच्छा हुई कि भाई वो वोट देने के लिए तैयार हो? तो जनता आपके साथ है, तो जनता के साथ आप क्यों नहीं है? दूसरी बात, जहां तक ये बोलते हैं 40 लाख लोग बाहर आए, अभी मैं नोएडा में हूं, यहाँ 123 सेक्टर, इतने बड़े सेक्टर, जितने इंडस्ट्रियल हाउसेज हैं, सबसे पहले यहाँ पे जो कर्मचारी आए वो बंगाल के आए। और आज जब मैं गर्वित हूं कि वो बंगाली जो यहाँ बंगाल से आके काम कर रहे थे, जब उनको पता चला कि हमारे बंगाल में इतना अत्याचार हो रहा है, हमारे भाइयों के, हमारे पड़ोसियों के नाम की वजह से उनके वोट काट दिए जा रहे हैं, वो वापस बंगाल गए। ये भारतीयता है। यही नहीं, अभी और सुनिए कि हम एक हैं और हम जुड़ने के लिए लड़ते हैं। और यही बंगाल में ममता बनर्जी ने किया है, लोगों को जोड़ा है, हर समुदाय को जोड़ा है, हर धर्म का सम्मान किया है, हर भाषा का सम्मान किया है, हर व्यक्ति का सम्मान किया, हर नारी का सम्मान हुआ है, हर बच्चे को शिक्षा की प्राथमिकता मिली है। ये जिताती है बंगाल को। और बंगाल जीतता है तब ममता बनर्जी जीतती है। ममता बनर्जी के जीत से बंगाल की जीत नहीं सिद्ध होती। यही फर्क है भाजपा और ममता में। तीसरी बात, ये बहुत बात करते हैं, वोटरों की बात करते हैं, वोटर का 4%, 8% बोला बढ़ गया। अरे आपने तो 12% वोट काट दिए। हमारा बंगाल हर बार जब इलेक्शन हुआ है 80-85% वोट हुआ है। जहां 85% वोट था 100% में, यहाँ बच्चे हैं, सब बुजुर्ग हैं, जो भी जानते होंगे जो कैलकुलेशन है, अगर 88% वोट ही काउंट है तो उसमें 85% का वोट परसेंटेज कितना होगा? और बंगाल वोट देता है। और बंगाल में जो धारा है, वो गंगा की धारा जब विलय होती है तो आपके वजह से पूरे देश को मोक्ष मिलेगा। शाबाश। कोई सवाल जजेस की तरफ से? कुछ पूछे संजय जी, शीला जी, कुछ अगर काउंटर करना है, इनकी बात आप समझे ना हो या नहीं? काउंटर नहीं करना, लेकिन प्रदीप भंडारी जी से एक सवाल है। इन्होंने कहा हमारा डेटा बताता है कि 70% हिंदुओं ने बीजेपी के लिए वोट किया है। हाल ही में हमने सुना कुछ पोलस्टर्स ने यह कहा कि वहां 70% लोग तो अपनी बात ही नहीं बता रहे हैं। तो मुझे ये नहीं समझ में आया कि ये क्या दुविधा है। ये क्या दुविधा है? एक पोलस्टर को 70% लोग बताते नहीं है और एक आपके टीम को कहते हैं 70% के हम हिंदुओं ने बीजेपी को वोट किया। तो ये थोड़ी दुविधा है मुझे, इसकी थोड़ी उलझन आप शीला जी, और कोई सवाल? एक ही बार जवाब लेंगे दोनों को 30-30 सेकंड, 1-1 मिनट का। प्रीति, गो अहेड। आप दोनों का जो कॉन्फिडेंस है वो तो 100 out of 100। तो नहीं, वो आपकी अपनी राय है या आपकी पार्टी की राय है?
सही पकड़े हैं। चलिए प्रदीप भंडारी जी, आपको हम लोग दे देते हैं 45 सेकंड। 45 सेकंड का टाइमर लगा दीजिए, जिसके बाद हम अगले पार्टिसिपेंट्स को बुलाएंगे। मिस्टर भंडारी, जो सवाल है जजेस के, क्योंकि यहाँ भी लड़ाई शुरू हो जाती है, तो 45 सेकंड का टाइम फिक्स, बोलिए, जवाब दीजिए, और भी कुछ ऐड करना है तो आपका 45 सेकंड का टाइम शुरू होता है अब। पश्चिम बंगाल के अंदर तमाम पोलिंग एजेंसीज ने जाकर डेटा कलेक्ट किया। अगर किसी एक पोलिंग एजेंसी को ऐसा लगा तो उसका जवाब उस पोलिंग एजेंसी को देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी उसमें पार्टी नहीं है। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इन्होंने कहा कि हम कितने कॉन्फिडेंट है। शीला जी, हमारा फेज 1 का नंबर 110 है और क्लीन स्वीप हम मैंडेट करेंगे। मैं लॉजिक बताऊंगा, संजय जी देखिएगा। 30 मान लो 100 वोटर है किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, 30 वोटर मुसलमान है और 70 हिंदू है। अगर ममता बनर्जी को सबके सब मुस्लिम भी वोट डाल दे, उनको पड़ता है 27 वोट। अरे कहना क्या चाहते हो? अगर पूरा का पूरा पश्चिम बंगाल के हिंदू समाज में से 70% से ज्यादा उस तुष्टीकरण के खिलाफ वोट करता है, हमको पड़ता है उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में 49 वोट। अगर बाकी भी जोड़ोगे आप तो हर वो कॉन्स्टिट्यूएंसी जहां पे हिंदू 70% है वो बीजेपी जीतेगी। ये क्या बात करते हैं यार? मैंने 5 सेकंड के अंदर कंप्लीट कर। गुरुजी, देखिए, हमारे प्रदीप भाई बहुत ही बुद्धिजीवी हैं, बहुत ही हिंदुओं के भक्त हैं। अब हम बताइए, हम हिंदू हैं, ठीक है, और हम गर्वित हिंदू हैं, लेकिन हम 2014 के हिंदू नहीं है जी, हम जन्म से हिंदू हैं। हमारी नेत्री ममता बनर्जी है, बंगाली नेत्री है और ब्राह्मण परिवार में कुल में जन्मी है, जो अपना परिचय नहीं देती है, और काली घाट की जो मंदिर है उसके 10 तट पे वो जन्मी है। अब आप बताइए कि भाई हम तो बीजेपी को वोट नहीं दे रहे हैं, तो भैया 70% आपको वोट मिल गया, वाह। अब दूसरी बात, ये डबल इंजन की बात करते हैं। अच्छा, इन्होंने पिछली बार यूपी की बात करी थी। यूपी में 2017 में 300 के आसपास 13-14 सीट मिले थे। अरे ऐसा कहाँ डबल इंजन फेल हो गया कि भाई 2022 आते आते आपका 254 हो गया? ऐसा कैसे फूस हो गया? अच्छा, 2019 में कितनी सीटें मिली थी इनको, और फिर आके कहाँ डबल इंजन हो गया 2024 में? आप हिंदू के पक्षधर नहीं है, भाजपा हिंदू नहीं है। गजब बेइज्जती है। जजेस का कोई सवाल किसे आपका है? आशुतोष और रजत दोनों भार दे के एम्फसिस के साथ एसआईआर पे कुछ क्यों नहीं बोले, जो सबसे पहले आपकी ओपनिंग होनी चाहिए थी। दोनों के लिए मैं कहना चाहती हूँ। शीला जी, मुझे ऐसा लगता है अगर आप एसआईआर का जो एक राक्षस बनाया गया है, थोड़ा भी एनालिसिस आप करेंगे तो अगर आप देखेंगे तो 34% मुसलमानों का एसआईआर में नाम हटा है और करीब करीब 66% हिंदुओं का भी कटा है। और हिंदुओं में भी किस कम्युनिटी का कटा है? मटुआ कम्युनिटी का, ट्राइबल्स कम्युनिटी का भी कटा है। जितने भी भारतीय जनता पार्टी के कथाकथित वोट बैंक है उनका भी वोट कटा है। और जो रेशियो है वो लगभग, जो पॉपुलेशन है हिंदू बनाम मुस्लिम की, लगभग उसी रेशियो में कटा है। मैं एसआईआर विषय को जिस तरह से भ्रामक रूप से जनता के सामने फैलाया गया है कि चुन चुन के मुसलमानों का नाम काटा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये चुप है। ये क्यों ऐसा किया गया? आप इसके पीछे का षड्यंत्र देखिए। आपको लगता है इससे भाजपा का नुकसान होगा? मैं मानता हूं मुस्लिम वोट वोट कॉन्सेंट्रेटेड पॉकेट से, अगर मुर्शिदाबाद है, मुर्शिदाबाद में 30 लाख मुसलमान है, या 5 लाख मुसलमान काट दीजिए तो भी 25 लाख मुसलमान बचेंगे। उसमें दीदी का कोई नुकसान नहीं है। नुकसान इसमें एसआईआर में अगर होगा भी थोड़ा बहुत तो भारतीय जनता पार्टी को ही होगा, और कुछ पॉकेट्स इधर उधर, भवानीपुर इधर वगैरह में हो सकता है। बट इतना लंबा एजेंडा नहीं बनाना चाहिए एसआईआर का, गलत है। एसआईआर के बारे में जब आप बात करते हैं तो आप एक कॉन्स्पिरेसी थियरी में चलते हैं कि दरअसल एसआईआर इसलिए कराया गया क्योंकि जो ममता बनर्जी के वोट हैं उनको काटे जाए। ये एक कॉन्स्पिरेसी थियरी। मैं कॉन्स्पिरेसी थियरी में उतना यकीन नहीं करता हूं। मेरे लिए बड़ा मुद्दा यह है कि इस देश के अंदर क्या ऐसा भी दिन आ सकता है जब सुप्रीम कोर्ट ये कहे कि अगर आप इस बार वोट नहीं दे सकते तो मत दीजिए, अगले बार दीजिएगा आप वोट। क्या यह संभव है किसी लोकतंत्र के अंदर? यही नहीं, अभी और सुनिए। सुप्रीम कोर्ट को एक एक वोटर, जो लेजिटिमेट वोटर है, उसके अधिकार की रक्षा करनी चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट ने उसकी रक्षा नहीं की। मेरे लिए सबसे बड़ी चिंता का प्रश्न यह कि 27 लाख लोगों के वोट कटे हैं, और वो भी इलेक्शन कमीशन ने अपने नियम को बदला है, जिस पर खुद सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी यह है कि आपने 2002 का नियम दिया था कि उसमें अगर किसी का नाम आएगा तो उसको कोई नया डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है। आपने ये नियम बिहार में लागू नहीं किया, आपने ये नियम बंगाल में लागू किया। क्यों? और 27 लाख लोग, मतलब आपने उनको पनिश कर दिया। लोकतंत्र के अंदर एक एक आदमी का अधिकार है चुनाव में हिस्सा लेना, उसके वोटिंग राइट्स की रक्षा होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट फेल हुआ है अपने अधिकारों के संरक्षण में। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं।
सर मेरा सवाल आप दोनों से है। आपने जब स्टार्ट किया था बोलना, तब आपने जो तीसरा पॉइंट ये बोला था कि 30% मुस्लिम वोटर्स हैं और 70% हिंदू वोटर्स हैं। सर जब 2014 में भाजपा आई थी तब इस संकल्प के साथ आई थी कि वो देश में बदलाव करेगी। 2019 में जनता का वो जो विश्वास है वो टूटा, थोड़ा डगमगाया। पर 2024 में बात ये होने लगी है जनता के बीच में कि भाजपा के सब बेकार है पर भाजपा सबसे कम बेकार है। सर ये जो धारणा है, इससे आप बंगाल में इलेक्शंस कैसे जीत सकते हैं? और जब इतना जो है हर चीज को रिलीजियस एंगल देने की कोशिश की जाती है, अगर तृणमूल कांग्रेस जो है रिलीजियस एंगल दे रही है तो क्यों भाजपा भी उसी एंगल से जा रही है? आप सबकी पार्टी बनिए ना, आप सिर्फ हिंदुओं की पार्टी क्यों बन रहे हैं? गजब बेइज्जती है। मेरा सर से सवाल है कि चुनाव आयोग तो निष्पक्ष है, तो इतना इल्जाम क्यों लगाया जा रहा है? ममता बनर्जी क्यों इतना इल्जाम लगा रही है और इतना निष्पक्षता से काम भी कर रहा है चुनाव आयोग? ठीक है, आपने बात की कि हिंदू के वोट मिलेंगे, तो अयोध्या में क्यों हार गए आप लोग अगर हिंदुओं के वोट मिलते हैं आपको तो? और बात ये भी है कि ममता बनर्जी 3 बार से जीत रही है। अगर वो इस बार भी जीत जाती हैं तो आप क्या कहेंगे कि जनता का फैसला है कि ममता बनर्जी कुछ तिगड़ा लगाया है? भाई आज के सवालों के लिए ताली बजा दीजिए, मैं बहुत इंप्रेस्ड हूँ। वेरी गुड क्वेश्चंस, वेरी गुड क्वेश्चंस। जो एक्सेस माइंड इंडिया पर उसका सवाल था और जो इस बच्चे का सवाल था, आपका एक सेकंड घड़ी, हाँ, निजी समय बोलो, मैंने इतना ही सीखा है। आपका 1 मिनट का समय शुरू होता है अब। पहले तो मैं भाई साहब को बोलना चाहता हूं, देखिए आप जब बोले निष्पक्ष है, तो जब 31 लाख लोगों का नाम काटा जा रहा है और उनको वोट देने का अधिकार छीना जा रहा है, और आपको पता होना चाहिए जब ग्रामीण इलाके में जो वोट होता है जनता को जानना चाहिए सिर्फ वोट की बात नहीं है, उनके परिवार की जमीन संपत्ति, उनको जो बेनिफिट्स मिलना है उसकी भी शंका शुरू हो जाती है। इसलिए ये निष्पक्ष नहीं है। क्या ये बात है? कोई अपना वोट बताता नहीं है मैं किसको देना हो किसको नहीं देना। ये पूरे भारत में ये प्रचलन है, दिल्ली में भी लोग नहीं बोलते जब तक कि वो कार्यकर्ता ना हो। ये समझिए, जिन्होंने बताया नहीं वो अपनी नाकामियों में नाकामिया का ठोपरा छोड़ रहे हैं। बंगाल को बदनाम करने की साजिश है। और जहां तक मैं बात कर रहा हूं, आपने बहुत अच्छी बात बोली कि मुसलमान और हिंदू, ये इनका नारा है, सबका साथ सबका विकास, लेकिन किसी पे ना विश्वास। कि आप जो उस बच्ची का सवाल था और इस बच्ची का, उस पर भी जवाब दीजिएगा। देखिए, पहले तो आप फैक्चुअली गलत है, क्योंकि 2019 में बीजेपी कमजोर नहीं हुई थी, बीजेपी को 300 से ज्यादा सीट मिली थी। आज की तारीख में 17 स्टेट्स में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार है, जो पोस्ट इंडिपेंडेंट हिस्ट्री के अंदर सबसे ज्यादा जनता के समर्थन के साथ बनी हुई है। अयोध्या के बाद में हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली, ओवरऑल जनता ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ। ये क्या है? आशुतोष जी, आपका 1 मिनट का समय रिबैटल राउंड का शुरू होता है अब। देखिए, मुझे लगता है कि सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये है कि एक राष्ट्रीय पार्टी सिर्फ हिंदू की बात करती है, भारतीय की बात नहीं करती है। हम एक राष्ट्रीय पार्टी हैं, हमें भारतीयता की बात करनी चाहिए, भारत की बात करनी चाहिए। और जब हम भारत की बात करेंगे, भारतीयता की बात करेंगे, उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। अगर कोई पार्टी सिर्फ कहती है मुझे सिर्फ हिंदुओं का वोट चाहिए, तो ये देश के लिए बहुत ही खतरनाक स्थिति है। और मुझे इसके बाद कुछ नहीं कहना, उस पार्टी को अपने अंतर्मन में झांक के सोचना चाहिए कि क्या ये मुल्क सिर्फ हिंदुओं का है? यही नहीं, अभी और सुनिए। और अगर हिंदुओं का ही है तो फिर हम किस दिशा में जा रहे हैं, यह भी हमें सोचना चाहिए। जिस भी देश के अंदर धर्म आधारित राजनीति हुई है वो पाकिस्तानी बना है। फिर गजब बेइज्जती है।